चलो मैंने तो दो फैक्टर हमने डिस्कस किए जिसके ऊपर आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन इंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिट मींस कि जितना बिगर साइज उतना ही लेसर आयनाइजेशन इंथैल्पी, और जितना स्मॉलर साइज एटम होगा उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी उतनी हायर होगी। ठीक है, अगर साइज ऑलमोस्ट सेम है तो फिर आप न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर कर सकते हो, जिसका न्यूक्लियर चार्ज हायर उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हायर। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली। अब हम थर्ड फैक्टर ले रहे हैं। थर्ड फैक्टर है आपका सिल्डिंग इफेक्ट। आई थिंक सभी को याद होगा, सिल्डिंग इफेक्ट हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सो सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा था कि व्हाट इज द सिल्डिंग इफेक्ट। एनीवन कि रिपल्शन गिवन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन गिवन बाय inner shell electrons, that is called shielding effect, because ये जो रिपल्शन देता है वो एक तरह से न्यूक्लियस से उसे शील्ड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरी एनर्जी सेल के बिफोर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन अगले सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं ड्यू टू सेम नेचर ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एवरी एनर्जी सेल के लिए हर एक एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। एवरी एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जहां अट्रैक्ट होंगे वही दूसरी तरफ आपस में वो रिपेल होंगे। तो एवरी इलेक्ट्रॉन के प्रीवियस सेल के इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं, ये एक्सर्शन जो होता है वह इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और सिल्डिंग को, इसी को सिल्डिंग कहा जाता है। तो सिल्डिंग इफेक्ट को जब आप माइनस करते हो तो यू आर गेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिल्डिंग के। जितनी सिल्डिंग हायर होगी इट मींस कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स उतना ही लेस होगा। और ऐसे केस में अगर इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लेस है तो इसको रिमूव करना उतना ही आसान होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सिल्डिंग इफेक्ट के एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस बेटा, इट मींस कि आउटर मोस्ट सेल के बिफोर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इनर सेल्स होंगे ऐसे केस में वहां पर सिल्डिंग इफेक्ट लार्जर होगा, और ऐसे केस में न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर उतना ही कम होगा और उसको रिमूव करना उतना ही आसान होगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी सिल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि अगर आप सिल्डिंग सर इफेक्ट शील्डिंग इंक्रीज पर सर फिर करते से हो। रिपीट कर दो, तो शील्डिंग पर फिर से रिपीट कर दो। देखो बेटा, मैंने बताया था कि एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये सभी एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन एक तरफ न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं तो दूसरी तरफ ये आपस में रिपेल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, क्योंकि दोनों के क्या है, चार्ज सेम है। तो इट मींस कि एवरी एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने से पहले वाले एनर्जी सेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन फील करते हैं। इट मींस कि दे आर एक्सपीरियंसिंग या फीलिंग द फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को ही हम कहते हैं सिल्डिंग इफेक्ट। अब क्लियर है बेटा? यस। तो सिल्डिंग इफेक्ट जितना हायर होगा आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इट मींस कि उसके ऊपर जेड इफेक्टिव उतना ही लोअर हो जाएगा। सो हायर द सिल्डिंग इफेक्ट, हायर द सिल्डिंग इफेक्ट, इट मींस कि लोअर द इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लेस होगा, और ऐसे केस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, उसे रिमूव करना आसान होगा क्योंकि वह लेस एनर्जी में रिमूव होगा। इट मींस कि ऐसे केस में लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आयनाइज होने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वह कम होगी।
तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि ये हायर है ये लोअर है, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी शिल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बेटा? यस। अब देखो इसी शिल्डिंग का एक और भी टर्म आता है, क्योंकि अलग अलग ये फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पर यूज होंगे। दिस इज कॉल्ड पेंट्रेशन इफेक्ट। पेंट्रेशन इफेक्ट, अब देखो सबसे पहले समझे कि पेंट्रेशन इफेक्ट होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एनर्जी सेल जब आप कंसीडर करते हो किसी भी एनर्जी सेल, तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी सेल डिवाइड होते हैं सब सेल में। जैसे मान लो कोई भी एक पार्टिकुलर एनर्जी सेल हमने लिया, अब ये डिवाइड होगा सब सेल्स में, जिसमें सबसे पहले एस सब सेल आएगा, उसके बाद पी सब सेल आएगा, उसके बाद डी आएगा, इसी तरह से एफ आएगा। क्योंकि अभी तक हमने 4 सब सेल ही डिस्कस किए हैं, एस पी डी एफ। अब इन सब सेल की पोजीशन देखो, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में एस सब सेल होता है, उसके बाद पी होता है, उसके बाद डी होता है, उसके बाद एफ होता है। अब यहां से देखो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस एस को क्रॉस करने के बाद ये पी तक पहुंचे, तो डेफिनेटली एक तरह से एस जो है वो पी इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर रहा है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, उतना ही पी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि उसके आगे एस इलेक्ट्रॉन खड़ा है। तो इट मींस एस से पी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लेस होगा। ये सेम एनर्जी सेल की हम बात कर रहे हैं कि विद इन द सेम एनर्जी सेल all the electrons of different subcells are not experiencing the same nuclear force of attraction. The highest force of attraction experienced by S subcell electron, then the P, then the D and then the F. तो ये डिफरेंट जो होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा S एक्सपीरियंस करता है, फिर P, फिर D और फिर F। यू गॉट द आइडिया? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि S के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू P, D एंड F। तो यही जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, डिफरेंट सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का towards the nucleus, this is called pentation effect. So pentation effect is nothing, it is the attraction of electron towards nucleus, और ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सबसेल पर। तो फॉर द सेम एनर्जी सेल के लिए, फॉर सेम एनर्जी सेल, the pentation effect of S is higher than P and P is higher than D and D is higher than F। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर ये 12 होता है, ये 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। दोनों के लिए थर्ड एनर्जी सेल आउटर मोस्ट सेल है। अब अगर हम दोनों से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जा रहे हैं, तो मैग्नीशियम के केस में आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से कर रहे हो? एस सबसेल से। और एल्यूमिनियम के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहां से हो रहा है? पी से, विच इज कमिंग आफ्टर 3s। तो डेफिनेटली पी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज लोअर देन इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। तो पी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन एस इलेक्ट्रॉन से लोअर होगा। तो डेफिनेटली इसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू सप्लाई लेस एनर्जी। तो इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो होगी एल्यूमिनियम की, दैट इज लोअर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम। और यहाँ पर हमने कौन से रीजन को यूज किया? दैट इज द पेंटेशन इफेक्ट। क्योंकि सेम एनर्जी सेल में एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन मोर अट्रैक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू पी, डी एंड एफ। यस बेटा, क्लियर है पेंटेशन इफेक्ट? हाँ बेटा बताओ, क्लियर हुआ या किसी कोई समझ डाउट है इसको लेकर?
बेटा एक और रेस्पॉन्ड तो बता करो। दो। देखो पेंटेशन इफेक्ट मैंने क्या बताया कि एक ही एनर्जी सेल के सभी सब सेल के इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये डिपेंड करेगा पोजीशन पर। आप न्यूक्लियस के जितना क्लोज होंगे उतना ही आपके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना अवे हो रहा होगे आपके ऊपर अट्रैक्शन उतना ही लेस होगा। तो अगर हम सेम एनर्जी सेल में ही देखें तो डिफरेंट सबसेल की पोजीशन क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियस को कौन फेस करता है, एस सबसेल, उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ। तो डेफिनेटली एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, उसके बाद पी सबसेल पर लगेगा। मान लो आप दो फ्रेंड हो और आप एक क्यू में खड़े हो, यानी आपसे आगे आपका फ्रेंड खड़ा है। अब सपोज करो सामने वाला कोई बॉल मारता है, तो पहले तो आपके फ्रेंड को लगेगा ना, ये आपको लगेगा। हाँ फ्रेंड अरुण, को लगेगा सर। फिर यानी फर्स्ट जो आपका फोर्स या जो हर्टिंग फील करेगा वो हर्ट फील कौन करेगा, आपका फर्स्ट आपका फ्रेंड, उसके बाद आप फील करोगे। अगर उसको वहां से सपोज करो जो हर्ट हुआ, अगर वो पीछे की तरफ पुश हुआ तो मे बी वो आपको फिर चोट पहुंचाएगा, लेकिन आप पर चोट पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी। तो यही चीज है यहाँ पर कि ये पोजीशन ऑफ सब सेल है। तो एक ही एनर्जी सेल के सभी सब सेल इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होते हैं न्यूक्लियस से, या उनके ऊपर इक्वल अट्रैक्शन नहीं होता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एस पर होता है, फिर पी पर, फिर डी पर, फिर एफ पर, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि अगर मैंने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी सेल से रिमूव हो रहा है, बट एक में आप एस से रिमूव कर रहे हो, दूसरे में पी से। अब पी का जो सर पेनिट्रेशन है, पी, यस बेटा, सर ये तो फिर पेनेट्रेशन इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज एक जैसे नहीं हो गए? किसमें? नहीं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज तो आपका बढ़ गया, ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, राइट, बट चूंकि एनर्जी सेल सेम आप यूज कर रहे हो, और उस एनर्जी सेल में एक में आप एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, दूसरे में पी से। अब देखो एल्युमिनियम में न्यूक्लियर चार्ज हाइयर है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो पी सबसेल से, जबकि मैग्नीशियम में ये एस सबसेल से। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। बट यहाँ पर हम न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सेल सेम है दोनों केस में। जैसे पीछे मैंने जब सोडियम से कंपेयर कराया था, तो वहां पर दोनों में ही एस सबसेल से रिमूव हो रहे थे, तब वहां पर हमने न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कंसीडर किया था। बट अगर एक अलग अलग सबसेल है तब आप पेंटेशन इफेक्ट कंसीडर करोगे। उसी तरह एक लास्ट फैक्टर आपका आता है, इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली आपने देखा है, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तब भी हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल जो होते हैं दे आर कंसीडर मोर स्टेबल। हाफ filled and completely filled orbitals or subcells are considered more stable than other which are not half filled or fully filled। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह से हुई है कि एटम के सभी सबसेल आइदर हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट एंड इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मींस कि ऐसे केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हायर होगी। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फिल्ड और fully filled subcell are require more energy than others। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किसी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सबसेल से कर रहे हो तो दैट विल रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू इन कंडीशन द सबसेल इज नॉट हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। अब इसमें भी देखो कि हाफ फिल्ड से फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी। फॉर एग्जांपल इसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं,
जैसे अगर आप सोडियम ले रहे हो, सोडियम में आप जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो वो 3s2 से, और वहीं पर नहीं सॉरी 3s1 से करते हो, और वहीं पर मैग्नीशियम में ये देखो अलग अलग पॉइंट हम कंसीडर करते हैं अलग अलग वे में। मैग्नीशियम में जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो वो 3s2 कॉन्फ़िगरेशन से। अब देखो s2 इज फुल्ली फिल्ड, s1 इज हाफ फिल्ड, सो s2 इज मोर स्टेबल देन s1। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का पॉइंट आ गया कि अगर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू अदर विच इज नॉट फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड। तो इसका मतलब कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर देन सोडियम। अब यहाँ पर थोड़ा मे भी कंफ्यूजन हो तो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, नाइट्रोजन। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ नाइट्रोजन, ठीक है। इसका देखो एटॉमिक नंबर 7 यानी न्यूक्लियर चार्ज 7 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। नेक्स्ट एलिमेंट आता है ऑक्सीजन जिसका न्यूक्लियर चार्ज हायर देन नाइट्रोजन है, 1s2 2s2 2p4। अब ये देखो ये 2p3 जो है दिस इज द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द p सबसेट, p4 इज नॉट हाफ फील्ड, तो p3 जो है दैट इज मोर स्टेबल देन p4। तो इसलिए नाइट्रोजन का, हालांकि इसका न्यूक्लियर चार्ज लोअर है इसका हायर है, बट नाइट्रोजन के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी दैट इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। और इसका रीजन क्या है कि बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, एंड व्हाई, बिकॉज 2p इज हाफ फील्ड। तो अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होगी एज कंपेयर टू अदर विच डज नॉट हैव फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है, और इन्हीं 5 फैक्टर्स को कंसीडर करके वी आर डेवलपिंग द ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब कि किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आप एक पीरियड में रन कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, या एक ग्रुप में रन कर रहे हो टॉप टू बॉटम। तो यानी अब हमें ट्रेंड के बारे में पढ़ना है कि हाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी गोइंग टू चेंज व्हेन वी आर मूविंग अक्रॉस ए पीरियड और डाउन द ग्रुप। सो यहाँ पर देखो आप ट्रेंड के बारे में पढ़े, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम पीरियड में ट्रेंड लेंगे। अगर हम सेम पीरियड में अक्रॉस लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या था कि देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज, इट मींस कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है when you are moving. So ionization enthalpy increases along a period from left to right. It means कि when you are moving across a period, एक particular period में जब आप left to right move कर रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी डिफरेंट आइटम के लिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, सो इट विल बी गेट इंक्रीजेस। जैसे मान लो मैंने सेकेंड पीरियड ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, हालांकि कुछ जगह पे एक्सेप्शन भी आएगा। तो अगर हम सेकेंड पीरियड में ले रहे हैं, सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? सबसे स्टार्टिंग लेफ्ट में लिथियम से होता है, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड लास्ट इज नियॉन। अब देखो एज पर दिस रूल यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए इस तरह से, बट मे बी कुछ जगह पर एक्सेप्शन भी आएगा। जैसे इस वाले केस में ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पे ट्रेंड है, यहाँ पर ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन हो जाता है। और इस एक्सेप्शनल ट्रेंड का रीजन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया। बट इन जनरल किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अब इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरन क्या आएगा?
1s2 2s2 2p1, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन के अभी आपने देखा 1s2 2s2 2p3, नहीं उसके पहले कार्बन आ रहा है ना बेटा, तो कार्बन आ जाएगा 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन आपका 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4। मैं सिर्फ आउटर मस्ट लिख दे रहा हूँ, 2s2 2p2 आएगा, नाइट्रोजन में 2s2 2p3, ये आपका 2s2 2p4, क्लोरीन हो जाएगा 2s2 2p5, और नियॉन होता है 2s2 2p6। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि क्रॉस द पीरियड द outermost energy cell is remain same। सभी में देखो सेकेंड सेल जो है दैट इज द outermost cell, तो इसका मतलब कि साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एक पार्टिकुलर पीरियड के सभी एलिमेंट के लिए सेम एनर्जी सेल एज ए outermost सेल एग्जिस्ट हो रही है, जैसे यहाँ पर सेकेंड सेल। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। लिथियम जो है आपका एटॉमिक नंबर कितना है इसका 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। इट मींस कि साइज रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्जेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर आप साइज सेम रखते हो और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते हो तो इसका मतलब कि आउटर मस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, और इस फोर्स के बढ़ने से क्या होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मोर एनर्जी। तो कुछ एक्सेप्शन के साथ ये ट्रेंड आपका एग्जिस्ट होगा। यस बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? ये देखो मैं रीजन भी आपको लिख दे रहा हूं कि सिंस along the period electrons are filled in same energy cell। सभी में देखो सेकेंड एनर्जी सेल ही यूज हो रही है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम एनर्जी सेल। दैट मीन्स having same value of principal quantum number, that is n की वैल्यू सेम है, ठीक है, m की वैल्यू आपकी सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज goes on increasing। This causes larger Z effective on outermost electron, and so ionization energy increases। अगर रीजन लिखने के लिए आए तो आप इस तरह से ये रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अलोंग द पीरियड आपके इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी सेल में फिल हो रहे हैं, हालांकि सबसेल डिफरेंट हो सकते हैं बट एनर्जी सेल सेम है। इट मींस कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, तो इससे बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस कॉजेस ए स्ट्रॉन्गर और लार्जर जेड इफेक्टिव वैल्यू ऑन द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज व्हाई the removal of electron require more energy। It means कि ionization enthalpy increases along the period from left to right with few exception, जो मैंने बताया कि जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के किस में एक्सेप्शन हुआ कि वहां पे इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज हुआ, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एक्सपेक्टेड था कि इंक्रीज होना चाहिए बट ये डिक्रीज हो जाता है, बट इसके ऑनवर्ड फिर आपकी सेम ट्रेंड फॉलो होता है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शन पॉइंट बनेंगे, बट ओवरऑल पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसके वजह से आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वहां पर कंडीशन उल्टी हो जाती है। यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वह डिक्रीज होता है,
decreases from top to bottom in a group. अब यहाँ पर ये डिक्रीज क्यों होता है ग्रुप में? क्योंकि देखो ग्रुप में अगर मान लो फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, सबसे ऊपर लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, इसके लिए आउटर मोस्ट शेल क्या है 2s1, इसके लिए 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। आप क्या देख रहे हो, n की वैल्यू चेंज हो रही है, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इट मींस कि नंबर ऑफ एनर्जी सेल इंक्रीज हो रहा है, और अगर नंबर ऑफ एनर्जी सेल इंक्रीज हो रहा है इट मींस साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। हालांकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जैसे कि पीरियड में आपने देखा कि लिथियम 3 है, ये आपका 11 हो गया, ये 19 हो गया, इस तरह से। तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज जो होता है वो इंक्रीज ऑफ साइज को ओवररूल नहीं कर पाता है। इट मींस कि यहाँ पर इंक्रीज ऑफ साइज जो है दैट इज प्रोमिनेंट देन इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज अगर प्रोमिनेंट है चार्ज के ऊपर, तो साइज के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या था, इनवर्स का, कि अगर साइज बढ़ेगा तो इट मींस कि उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको लेस एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा आउटर मोस्ट शेल पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि डाउन द ग्रुप एज number of energy cells in each element, in each successive elements increases and this increase in size outweigh the effect of increased nuclear charge. क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पर साइज का जो इंक्रीज होता है वो ओवर रूल करता है, आउटवेट करता है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। सो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव जो न्यूक्लियर फोर्स है ऑन आउटर मोस्ट सेल, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, एंड सो आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम लोअर या बिकम लोअर या लेसर। तो ये इसका रीजन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यस बेटा, क्लियर है ये ट्रेंड? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्लियर हो गया? यस सर। किसी कोई डाउट है बेटा इस ट्रेंड को लेकर? जल्दी से बताओ, किसी कोई डाउट हो रहा है तो। किसी कोई डाउट को लेकर डाउट है, कोई भी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में किसी भी तरह की अगर दिक्कत हुई है तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। यस बेटा, किसी कोई डाउट हुआ है? अर्णव, अरुण, आर्यन? सर वो मैं एक्चुअली मैंने जैसे अभी लॉग इन करा जब वो मीटिंग एंड हुई थी पहले वाली, क्योंकि फिर बीच में मेरा जूम काम करना बंद हो गया था, तो मैंने जस्ट अभी लॉग इन करा। अच्छा आर्यन? यस बेटा, आपको क्लियर हुआ? यस सर। तो बेसिकली आज हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड के बारे में पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। और ये देखो, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओवरऑल इस चैप्टर में 3 मेजर प्रॉपर्टी का ट्रेंड आपको पढ़ना है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इन दोनों की तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और मोस्ट प्रोबेबली उसी के साथ, चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना लार्जर स्कोप नहीं है जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी आर एबल टू फिनिश द चैप्टर। इसके बाद मैं एक क्लास इसके क्वेश्चंस को लेके भी डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि इस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं और इंटेलिजेंट क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब
सिर्फ थ्योरेटिकल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग वे में आते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक लास्ट क्लास में जो करूंगा मैं क्वेश्चन को लेकर डिस्कस कराऊंगा। अभी तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट को इसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि थ्योरी जब अंडरस्टैंड होगी तभी आप इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड था आयनाइजेशन एंथैल्पी का, कि किस तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है एंड हाउ इट गोज ऑन चेंजेस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो सिंपल सा ट्रेंड याद रखना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी वहां पर डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्रुप के लिए जो प्रोमिनेंट फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, दैट इज द साइज ऑफ एटम। बट पीरियड में जब आप जाते हो तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर जो बनता है वो न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि वहां साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब चूंकि टोटल आपने 5 फैक्टर पढ़े थे जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है, उसमें फर्स्ट 2 थे आपके एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि इसके ऑनवर्ड थे शिल्डिंग इफेक्ट, पेंटेशन इफेक्ट और स्टेबिलिटी। तो जो लास्ट के 3 फैक्टर है उनका एप्लीकेशन क्या है? उनका एप्लीकेशन है कि जहां पर अनएक्सेप्शनल ट्रेंड आपका डेवलप हो रहा है। जैसे हमने देखा कि पीरियड में इंक्रीज होना चाहिए, बट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जब आप मूव करते हो सेम पीरियड में तो वहां पर ये वैल्यू इंक्रीज के जगह पर डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह के जो एक्सेप्शनल पॉइंट बनते हैं वहां पर उस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वी आर डूइंग ये 3 फैक्टर, शिल्डिंग, पेंटेशन और स्टेबिलिटी। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. तो चलो आज हम इतना ही रखते हैं, इस फैक्टर को आप ध्यान से कर लो, और एक मैं इसके साथ एक सीट भी भेज रहा हूं और उसको प्रैक्टिस करके फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में फीडबैक अपना दो, फिर जो है रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मस्ट प्रोबब्ली ये काफी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. यस बेटा, आर्यन स्टॉप द रिकॉर्डिंग बेटा।